अरे ये कौन है भाई? समवन वांट्स टू ज्वाइन स्टेटस नो जोन। भाई ये कौन आया है जिसका? हाँ, प्रियांशु है क्या? प्रियांशु अपना आईडी भाई सही यूज करो। ऑनलाइन के लिए आपका आईडी एक लेजिटिमेट आईडी होना चाहिए। चलिए ठीक है, आओ। अच्छा, ये शेयर करना बाकी है हमको। चलिए जी, मैंने आपके साथ टेक्स्ट बुक शेयर किया है। मिल गया क्या? दिख रहा है सबको? चलो गुड, गुड गुड गुड। यस बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स मूव अहेड। तो बताओ मुझे क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, क्या क्या बाकी है। ये हो गया यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अच्छे से समझा। मनी, पार्टीशन वैल्यूज, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, रूरल डेवलपमेंट इंडिया, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। अब पढ़ेंगे गरीबी, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ये तीन चैप्टर बच्चे फटाफट खत्म करते हैं। चलो, नथिंग विल बी लेफ्ट। थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट 12 स्टैंडर्ड में भी आएगा। तो पेज नंबर 50 से 56 तक छोटा सा ही चैप्टर है, पॉवर्टी इन इंडिया। वैसे गरीबी समस्या बड़ी है पर चैप्टर बहुत छोटा है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 50 पे आएंगे सब लोग। मिला सबको? पॉवर्टी इन इंडिया, चैप्टर नंबर 8। अच्छा मुझे बताओ, गरीबी की शुरुआत से होती है? हेलो, गरीबी की शुरुआत कहाँ से होती है बताइए? माइक ऑन कर दो अपन। अनएम्प्लॉयमेंट, ये सही जवाब था। गरीबी की शुरुआत होती है बेरोजगारी से। एम्प्लॉयमेंट है तो गरीबी नहीं आएगी। अच्छा मुझे बताओ सब लोग, मैं चाहूंगा इससे पहले कि अपन ये पढ़े, कुछ बातें आप लोग मेरे से कीजिए। सबसे पहले तो ये बताइए भाई, आपके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति गरीब है और गरीबी का जीवन जी रहा है, उसके लिए वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार है कि समाज और देश की सरकार जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के गरीबी के लिए वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार है या समाज और सरकार जिम्मेदार है? व्हाट इज योर व्यू? अच्छा ये कौन था भाई? हाँ, आप आपको थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो गजल ने बोला वो खुद, धनवीन बोल रहा है कि वो खुद जिम्मेदार है, केवल ने बोला दोनों जिम्मेदार है। तो बताइए थोड़ा सा, बाकी लोगों के अपने कुछ मत है कि नहीं? सवाल समझ में आया सबके? अगर गरीब है हमारे समाज में, दोनों, खुद दीप बोल रहा है खुद जिम्मेदार है। तो जो लोग खुद जिम्मेदार है ये बोल रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाई समाज कैसा है हमारा और हमारी सरकार कैसी है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी गरीबी पे। आपके गरीबी के लिए आप खुद पूर्णतः जिम्मेदार हो, ये आपका मानना है, बराबर है ना? तो जिनको लग रहा है कि वो खुद जिम्मेदार है, अपने आर्गुमेंट के फेवर में बातें कही है। चलो, जो इसको भी लगता है कि हाँ मुझे कुछ बोलने की इच्छा हो रही है, इस पे बोल सकता है। तो लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक। फिर तो पढ़ना ही है किताबों में क्या लिखा है। इससे पहले कि हम अपना मत जाने, तो बताइए ना आपको जो लगता है जिसको कि वो खुद जिम्मेदार है, कैसे खुद जिम्मेदार है और किस तरह वो खुद के दम पे अपनी गरीबी को दूर कर सकता है? चलिए कुछ तो बताइए इसके बारे में, दीप, गजल। हम्म। अपनी अपनी गरीबी को दूर। अच्छा, एबिलिटी से आपका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबिलिटी? एजुकेशनल एबिलिटी की बात कर रहे हो कि शारीरिक ताकत की एबिलिटी की बात कर रहे हो? कैसी एबिलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर अपनी गरीबी को दूर करने के लिए? दोनों। और कुछ कोई बोलना चाहेगा इस पे? खैर, अब जिनको ये लगता है, हाँ, बोलो बोलो गजल बोलो। तो उतना तो सभी कर ही लेते ना, लेबर वर्क करके थोड़ा बहुत पैसा कमा ही रहे हैं लोग। गरीबी है मतलब क्या भूखे थोड़ी मर रहे हैं, पर कुछ खास नहीं मजा आ रहा। वही 100 500 रुपए 300 रुपए रोज के कमाओ, दो वक्त की रोटी खाओ और बस जिंदा रहो। तो उतना तो कर ही रहे लोग। बोलो धनवीन बोलो।
इच्छा तो है पर बेचारे को काम ही नहीं मिल रहा, क्या करेगा बता। अब कितनी मेहनत लगती खदानों से गिट्टी मुरूम रेती उठा के लाना और आपके घर में बांधना। आपके घर कभी बनाया होगा तो वहां जितने भी लेबर काम करते हैं कितनी मेहनत करते हैं, आप उतनी मेहनत ही ना कर सको। और अगर एक आध दिन उतना काम करने की जरूरत पड़ी ना तो दूसरे दिन आप उठ भी नहीं पाओगे बेड पे से। 7 दिन सोते रहना पड़ेगा। मेहनत तो बहुत करते हैं बेचारे, पर फिर भी गरीबी गरीब है। क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतनी मेहनत करने के बाद, इतना पसीना बहाने के बाद भी उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही। हमारे देश के इतने सारे किसान हैं, खेती है, सब है, मेहनत भी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते, पर फिर भी गरीब ही है, अमीर नहीं बन रहे वो लोग। क्यों? बोलिए ना, कौन जो मन में आता है बोलिए, उसमें क्या है, जो सही लगता है वो बोलिए, अपनी राय रखिए। राय रखने के लिए थोड़ी ना कुछ पैसे लगते हैं। किसी को कुछ नहीं। हाँ, केवल फिर से बताओ, क्लियर बोलो थोड़ा, क्या बोला? मुझे थोड़ा सुना ही नहीं दिया वो क्लियरली, क्या बोला आपने? हमारी गवर्नमेंट और सोसाइटी के बारे में कुछ बोल रहे थे। हेडफोन लगाओ, थोड़ा क्लियरली बोलो। हम्म। हम्म। एक्सप्लॉइट करती है सोसाइटी और गवर्नमेंट, ऐसा आपका कहना है? ओके। एनीबडी? जो लोग कह रहे थे दोनों जिम्मेदार है, कुछ बताओ ना कि क्यों गरीबी दूर नहीं हो रही है लोगों की। अच्छा चलो, आपसे अभी प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझे नहीं तो सॉल्यूशन पूछने में मतलब नहीं है, फिर भी मैं पूछता हूँ। अगर मैं, आपको मोदी जी का फोन आता है और बोलता है कि भाई केवल, दीप, धनवीर, कृष्णा, दीपेश, रुचि, अनिकेत, प्रियांशु, कुमकुम, पूर्वी, मानसी, गजल, आयुषी, ईशा, मोदी जी ने आपको फोन करके बोला कि भाई आप सब लोग वडेरा सर के स्टूडेंट हो और हमने सुना है कि बहुत ही अच्छी पढ़ाई करते हो आप लोग। तो मोदी जी ने आपको ये बोला कि मैं आपको आपका सलाहकार बनाना चाहता हूँ उनका, उनको आपको सलाह देनी है कि देश की गरीबी को कैसे दूर किया जाए। तो अब बताइए, चलिए आप प्रॉब्लम को तो उतने अच्छे से समझे नहीं है पर फिर भी कोशिश करते हैं सॉल्यूशन ढूंढने की। क्या उपाय करने चाहिए एज अ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति ने अपने तौर पे और एक सरकार ने देश के लिए, ताकि देश की जनता की गरीबी को दूर किया जा सके। एक एक सुझाव मैं सुनना चाहूंगा सबसे। हाँ। सबने टैक्स भरना चाहिए। टैक्स दो प्रकार के होते हैं हमारे देश में, मेरी बात को समझो। एक होता है डायरेक्ट टैक्स जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी है। डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स वो इंसान भरता है जिसकी इनकम इतनी ज्यादा है कि अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के बाद भी उसके पास पैसा बचता है। तो हमारे देश में इनकम टैक्स भरने की जो सीमा है वो है 5 लाख। अगर आप 5 लाख रुपए या उससे कम कमाते हो तो सरकार कहती है कि इतना तो आपको रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए जरूरी है, तो 5 लाख तक की इनकम पे इनकम टैक्स मत भरो। पर अगर आपकी इनकम 7, 8, 10, 15 लाख करोड़ रुपया है तो आपको इनकम टैक्स भरना चाहिए। तो हमारे देश में ऐसे काफी कम लोग हैं जो इतनी इनकम कमाते हैं, मतलब 5 लाख से ज्यादा। 5 लाख तो जरूरत पूरा करने में ही लग जाते हैं, फिर उससे ज्यादा इनकम जो कमाता है वो इनकम टैक्स भरता है। दूसरा टैक्स का प्रकार होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो जीएसटी है। दुनिया की, भारत की 100% जनता जीएसटी भरती है। आप कुछ भी खरीदो, पार्ले जी, शैम्पू, तेल, साबुन, दवाई, मोबाइल, हेडफोन, चार्जर, बैटरी के सेल, टीवी, फ्रिज, हर चीज पे जीएसटी लगता है और वो पैसा सरकार के पास जाता है। तो ऐसा है हर्ष कि हमारे देश की 100% जनता टैक्स भरती है, 100%। जिसने कुछ भी खरीदा हो अपने जीवन में उसने कभी ना कभी तो टैक्स दिया ही है। आपके घर में हर वो चीज जो आपने बना के रखी है, आपकी आंखों के सामने दिख रही है, उसको खरीदते वक्त आप उस पर टैक्स दे के आए हो। 5 लाख से ज्यादा अगर इनकम है तो इनकम टैक्स भी लोग भरते हैं। तो पहला तो ये कि हर किसी ने टैक्स भरना चाहिए, तो मेरा तो मानना है हर कोई टैक्स भरता है, ये बिल्कुल गलत है कि लोग टैक्स नहीं भरते। इनकम टैक्स इसलिए नहीं भरते क्योंकि इतनी इनकम ही नहीं है कि टैक्स भर सके। जरूरत ही पूरी नहीं होती तो टैक्स कहाँ से भरेंगे बताइए। 5 लाख रुपए तो आम जिंदगी जीने के लिए लगते हैं लोगों को। आजकल नॉर्मल लाइफ जीने के लिए महीने का 50,000 तो कम से कम कमाना चाहिए। उसमें भी आप सिर्फ जरूरतें पूरे कर सकते हो, बिजली पानी का बिल, गीजर घर में, कूलर, कपड़े अच्छे, खाना पीना पे 5 लाख रुपए लग जाते हैं।
डीजल, पेट्रोल और मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए। ओके, और आगे आते हैं। अब बताइए और क्या किया जा सकता है? अब हर्ष से बात करते हैं। हर्ष, आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई सबने टैक्स भरेंगे तो बेरोजगारी दूर होंगी? बोलिए हर्ष। हम्म। अच्छा, तो गवर्नमेंट लोगों को हेल्प करेगी तो क्या इससे गरीबी दूर हो जाएगी क्या? अब मान के चलो हमारे देश में यवतमाल में समझ लो 10 लाख, 2 लाख गरीब लोग रहते, 2 लाख। अगर गवर्नमेंट इनको मदद करेगी, खाना पीना अनाज पैसे देगी, तो क्या उससे उनकी गरीबी दूर होगी क्या? गरीबी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए बताइए? ये पूर्वी ने बात की लाख रुपए की, 100 बातों की एक बात। हर्ष भी मुद्दे की बात कर रहा है, मतलब हर्ष और पूर्वी का ये कहना है कि उनको काम दे दो। अच्छा, मैं मेरा सवाल अभी पूर्वी से है। पूर्वी, काम कौन देगा, किसको देगा और क्या काम देना चाहिए बताइए? हाँ ठीक है, तो टूरिज्म कैसे डेवलप किया जा सकता है? एज अ गवर्नमेंट आप मोदी जी को ऐसा क्या करने बोलोगे जिसकी वजह से लोगों को नौकरियां मिलेगी, जॉब मिलेगा? चलिए, अब जवाब तो मिल गया कि गरीबी को दूर करना है तो लोगों को काम देना पड़ेगा। अब सवाल आता है लोगों को काम दिया कैसे जाए? टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं, तो सरकार डेवलपमेंट करेगी वहां पे और लोग आना चालू होंगे वहां पे, तो लोगों को काम मिलेगा। जैसे अपने आजू बाजू में मंदेव है, डुंगापुर है, कलम है, इन सब जगहों पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, तो कोई कई लोगों को काम मिला है। भले फूल नारियल यही बेचते हो, लोग आते तो दुकानें भी चलती, खरीदी बिक्री बढ़ती, तो लोगों को काम मिल रहा है। तो चलो, एक टूरिज्म है जिसको डेवलप करके लोगों के पास काम दिए जा सकते हैं। और सुझाव बताइए, आपको ये बातें मोदी जी को बोलनी है। अच्छा, तो कौन करेगा? अपना खुद का खुद दुकान लगानी पड़ेगी लोगों को। खुद की दुकान लगाओ या खुद की फैक्ट्री लगाओ, खुद के लिए भी कमाओ और 2-4 लोगों को नौकरियाँ भी दो। पर ये तो हो ही रहा है, लोग तो गए अपना खुद का खुद, पर फिर भी गरीबी भी बहुत है और बेरोजगारी भी बहुत है। ये दूर नहीं हो रही ना, कैसे करें? हुँ, हुँ। ये बहुत सही बात की है मानसी ने कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का डेवलप करना चाहिए। अच्छे रास्ते, अच्छे हाईवे, अच्छे एयरपोर्ट, अच्छी रेलवे, अच्छी बिजली जो 24 घंटे उपलब्ध रहे, पीने के लिए पानी और अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल्स, ये सब जहाँ पे डेवलप होता है, वहाँ पे बिज़नेसमैन आते हैं। हमारे देश के बिज़नेसमैन तो लगा ही रहे बिज़नेस, बाहर के लोग भी अगर पैसे वाले लोग, जैसे चाइना में जाके फैक्ट्रियाँ डालते हैं, एप्पल चाइना चली गई, सोनी चाइना चली गया, अ, और बड़ी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी लिनोवो के लैपटॉप चाइना में बनाती है। अगर ये लोग इंडिया में आने लगे, हाँ टेस्ला टेस्ला भी चाइना में अपना प्रोडक्शन करता है। ऐसी कंपनियां अगर इंडिया में आने लगे तो यहाँ फैक्ट्रियां लगेगी, यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा और गरीबी दूर होगी। पर वो आते क्यों नहीं यहाँ पे? क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। चाइना गारंटी देता है कहीं से भी माल कहीं पे भी पहुंच जाएगा 2 घंटे में। इतने तगड़े हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट हमारे पास है। कहाँ हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में स्किल्ड वर्कर की कमी है, ऐसा बोलना है आपका? मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई अपने यहाँ के वर्कर बेस्ट है। अपने यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉरेन में जाके जॉब करते हैं। अपने यहाँ के सीए लोग अभी तो इंडिया में बहुत कम प्रीफर करते हैं। बच्चे सीए बन के सीधा दुबई, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इधर ही भाग रहे हैं। जो भी सीए बन रहा है इधर रह ही नहीं रहे कोई। अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो उनको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं फिर? ऐसे तो बेरोजगारी दूर नहीं होगी। कुछ करना चाहिए उनको रोकने के लिए, उपाय करने पड़ेंगे, दिमाग चलाना पड़ेगा। वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि उपाय बताइए, रास्ते बताइए। एजुकेशन को अच्छा करना चाहिए, ये बात भी सही है। इससे लोग स्किलफुल बनेंगे, काम करने लायक बनेंगे तो पैसा भी कमाएंगे। हाँ, चुप है, उससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी।
मैं ट्यूशन लेता हूँ 3-4 लोगों का घर चलता है। ऑफिस चलाता हूँ तो 4-5 लोगों का घर चलता है। उसको कम करके कैसे चलेगा सबका? ट्यूशन फी तो बढ़ाना चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए, तब तो फिर ग्रोथ आएगी ना देश में, देश का अर्थव्यवस्था बढ़ती है। आप लोग मेरे को फीस देते, तो देश के विकास में योगदान दे रहे हो आप लोग। फीस-वीस की बात नहीं करने की, फीस बिल्कुल कम नहीं होने वाली, उल्टा बढ़ेगी। आगे और बताओ, उपाय बताओ गरीबी को दूर करने के। गवर्नमेंट पॉलिसी, अब ये बहुत बड़ी बात हो गई देखो कुमकुम, अगर तुम मोदी जी को बोलो गवर्नमेंट पॉलिसी में इंप्रूव करना चाहिए तो मोदी जी बोलेंगे ये तो मेरे को समझता, क्या करूं ये बता। अब गवर्नमेंट पॉलिसी तो बहुत बड़ी चीज है। हमारे देश में पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किसका है? कलेक्टर का। जो क्लास वन ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उन लोगों का जिम्मेदारी है कि जो भी पॉलिसी बनी है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करे ताकि लोगों को फायदा हो और उसका रिजल्ट दिखे। ये बात तो है। और कोई सुझाव आपके हिसाब से? सर ऐसा करने से गरीबी को घटा सकते हैं। वैष्णव एक नया बच्चा ज्वाइन किया है अपने बैच में। वैष्णव आप बताओ कुछ, बोलो तो आपका भी ओपनिंग हो जाएगा, खाता खुलेगा अपनी ऑनलाइन बैच में। वैष्णव सुन पा रहे हो मुझे? खैर, और कोई कोई सुझाव है किसी के दिमाग में, कोई आइडिया? आ जाओ टेक्स्ट बुक पे आ जाओ, पढ़ते क्या लिखा है देखो। Poverty is one of the major challenges faced by the Indian economy. It is a socio-economic phenomenon. गरीबी एक आर्थिक बुराई तो है पर एक सामाजिक बुराई भी है। गरीबी से आर्थिक नुकसान व्यक्ति का भी होता है, देश का भी होता है, और एक समाज के तौर पे, एक सोसाइटी के तौर पे भी हमारे लिए गरीबी का होना अच्छी बात नहीं है। तो इन्होंने क्या वर्ड यूज किया गरीबी के लिए? गरीबी एक सिर्फ आर्थिक बुराई नहीं है, ये आर्थिक बुराई के साथ-साथ एक सामाजिक बुराई भी है। Poverty is perceived as a social exclusion of a certain section of people in the society. गरीबी का मतलब क्या होता है? Perceived मतलब मानना। गरीबी को माना जाता है कि गरीबी एक प्रकार का सोशल एक्सक्लूजन है। समाज गरीबों को अपने आप से दूर करता है। तो आप देखो सोसाइटी कैसे बनती है हमारी। अमीर अमीर लोग एक ग्रुप में रहते हैं, उनका एक अलग ग्रुप बनता है। गरीबों का ग्रुप अलग बनता है। अमीर गरीबों में मिक्स नहीं होते, गरीब अमीरों में मिक्स नहीं होते। सारी पावर, सारा पैसा, सारी सुख संपत्ति अमीरों के हाथ में होती है और वो गरीबों को नहीं मिल पाती, उन तक नहीं पहुंच पाती वो सारी सुविधाएं, वो पैसा, वो खुशियां। तो सोसाइटी, हमारा समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक अमीर समाज और एक गरीब समाज। इसके बीच का भी एक समाज है जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं। Deprivation of basic need and denial of opportunity has led to social exclusion. क्यों कुछ लोग गरीब रह गए? क्योंकि हमारी सामाजिक जड़न घड़न या हमारी समाज की जो व्यवस्था है वो कुछ ऐसी थी कि कुछ लोगों को उनकी बेसिक जरूरतों से वंचित कर दिया गया। व्हाट आर द बेसिक नीड्स? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ। और उनको अपॉर्चुनिटी डिनाई की जाती है। अगर वो काम करना भी चाहे तो उसको जॉब करने नहीं दिया जाता या उसको नौकरी नहीं दी जाती, बल्कि उसको दी जाती है ज्यादा तहरीज या ज्यादा प्रायोरिटी जो पहले से ही वेल सेटल्ड है। आप इस बात को एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि गरीबों के साथ वो सोसाइटी का वो सेक्शन जो पहले से अमीर है और ज्यादा उस पर अत्याचार करता है और कोशिश करता है कि गरीब गरीब ही बना रहे, वो कभी अमीर ना बने। तो अगर एक कंपनी में जॉब है किसी पर्टिकुलर काम के लिए जिसमें 40,000 रुपए महीने की सैलरी है, वहां अगर एक गरीब अप्लाई करता है और एक अमीर अप्लाई करता है तो ये हमारे समाज की जड़न कि अपने पसंद के, अपने रिलेशन के या अपनी पहचान वाले अमीर व्यक्ति को ही पहली प्रायोरिटी दी जाती है और गरीबों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं होता है, जॉब टैलेंट के बेसिस पे मिलती है। ये आपकी सोच है। पर आप अगर सोशियोलॉजी पढ़ोगे, समाज शास्त्र जिसको बोलते हैं, तो सोशियोलॉजी में आप ये चीज समझोगे कि हमारा समाज इतना सरल समाज भी नहीं है। यहाँ पे कास्टिज्म, जात पात बहुत चलता है और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा आदमी, मेरे जात का आदमी, मेरे पसंद का आदमी ही आगे आना चाहिए और दूसरे लोग नहीं आने चाहिए। और इसी प्रॉब्लम की वजह से हमारे समाज का एक सेक्शन हमेशा ही एक्सक्लूडेड रहा, उनको मेन स्ट्रीम
में आने का मौका ही नहीं मिला, हमेशा ही उनको काम नहीं करने दिया गया, बच्चों के साथ पढ़ने नहीं दिया गया, जॉब नहीं करने दी गई और वो बहुत बड़ा वर्ग जिनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, गरीब रहता चला गया और गरीब बनता चला गया। फिर अभी इस पे डिस्कशन करेंगे तो हम बात कर रहे हैं बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोगों की। फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ना चाहते हुए भी जबरदस्ती आरक्षण का सहारा लिया कि आप करने नहीं देते ना, हमको पढ़ने नहीं देते, जॉब करने नहीं देते, आया हमारा आदमी तो उसको जानबूझ के भला बुरा कह के भगा देते हो, उसको आगे बढ़ने नहीं देते। आप ही के कास्ट के लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, सारी कंपनियों में बॉसेस आप ही के बड़े कास्ट वाले लोग हैं, वहां जॉब भी आप बड़े कास्ट वाले लोगों को देते हो। तो क्यों ना हम कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कर दे। अब आप मजबूर हो कि इन लोगों को आपको काम देना ही पड़ेगा। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब आरक्षण लाया था तो उनका कहना था कि ये सोसाइटी की मेंटेलिटी जब तक बदलती नहीं है कि भाई ये छोटी जात का है, ये हम बड़ी जात के हैं, तब तक आरक्षण रहेगा। और एक दिन समाज इतना डेवलप हो जाएगा कि लोगों के दिमाग से जात पात पूरी तरह से निकल जाएगी, तो तब आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा सवाल है आपसे, क्या हमारा समाज आज जात पात वाली बातों से मुक्त हो चुका है क्या? और आरक्षण की कोई जरूरत है क्या नौकरियों में और पढ़ाई में? पूरी तो नहीं पर थोड़ी कम हुई है। ओके, ये बात सही है, कुमकुम मानता हूं मैं, काफी लोगों में बदलाव आ रहे हैं। और बाकी लोगों का क्या कहना है कि अब जॉब में और एजुकेशन में आरक्षण को हटा देना चाहिए क्या? क्योंकि पहले हमारा समाज बहुत ये था, जात पात वाला था। हाँ, तो इसका पर्पस क्या है? आरक्षण क्यों लाया गया था ये तो मैंने बताया। पहले पता है क्या होता था? ये जो भंगी भंगी समाज के लोग हैं या और भी पिछड़े और पिछड़े लोग हैं, इनको ना गांव अलग रहता था और इनकी बस्ती अलग रहती थी। अगर ये आदमी गांव में चला है ना तो उसके साथ मारपीट होती थी, उसको भगा देते थे वापस। उसको काम भी वही कचरे उठाना, गंदगी साफ करना। और यहाँ तक तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इन लोगों को बोला था कि अपने पीठ के पीछे एक झाड़ू बांध के घूमो और जहां जहां से तुम गुजर रहे हो ना वहां झाड़ू करो ताकि तुम्हारी वजह से रास्ता नहीं खराब होना चाहिए। और तो और जहां दुष्काल वगैरह पड़ता था ना, गांव के कुएं में उनको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। भूखे मरो पैसे मरो, पर ये गांव के कुएं का पानी सिर्फ हमारी जात के लोगों के लिए, ऐसा बोला जाता था। तो हमारे महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ये जो सोशल एविल थी, ये जो सामाजिक सोच थी, इसके खिलाफ बहुत लड़ाई लड़े ये लोग। और इसलिए इन लोगों को महान कहा जाता है। तो ये समाज में हमारी सोच थी, ये जात वाला, वो जात वाला, वो आगे नहीं आना चाहिए। आज भी लोग वोटिंग करते हैं नेता को तो जात देख के और समाज देख के वोटिंग करते हैं। तो मुझे बताओ, आरक्षण की जरूरत थी या नहीं थी? वहां से शुरुआत करते हैं, हटाने की बात तो बाद में करेंगे। पहले ये बताओ कि रिजर्वेशन जरूरी था या देना ही नहीं था? ठीक, अगर आप ये चीज को समझते हो और मानते हो कि आरक्षण की जरूरत थी, अब आते हैं इस मुद्दे पे कि क्यों थी। ये समझ में आ गया तो अब बताओ कि अब वो समय आ गया है क्या कि आरक्षण को हटा दिया जाए? हटा देना चाहिए 100%, ऐसा पूर्वी का कहना है। बाकी लोगों का अपना व्यू तो होगा ना सबका। कुमकुम का बोलना है नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि अगर आज आरक्षण हटा दिया तो वो जो उच्च समाज के लोग हैं वो निचले समाज के या धर्म के लोगों पे फिर से अत्याचार करेंगे और उन्हें और गरीब बनाएंगे और उन्हें आगे नहीं आने देंगे। ये दो व्यू हो सकते हैं, तो अपना अपना मत बताइए, आपको क्या लगता है कि आरक्षण हटा देने का समय आ गया है या अभी भी बना रहना चाहिए? फेसबुक पे व्हाट्सएप पे बहुत चलता है आरक्षण का, पर लोग क्या है अपने हिसाब से अपनी बात रखते हैं। पूरा पूरा विचार कोई नहीं करता चारों एंगल से। तो पूरा विचार करके निर्णय लेना चाहिए। फिर आगे आते हैं, अपन गरीबी की समस्या को और डिस्कस करते हैं। मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपको क्या सही लगता है? मेरा व्यू कुछ नहीं है। हटा नहीं, देखो, जिसको भी लगता है हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, ये आपका व्यू है। आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। मैं टीचर हूँ, मेरा काम है एक बायस्ड या वन साइडेड स्टोरी आपको ना बताऊं। एज अ टीचर मैं चाहूंगा जो भी बातें हैं, जो भी परिस्थितियां थी है और रहने वाली है, उसका आकलन आपको करा दूं। बाद में आपको अपना निर्णय लेना है कि वेदर यू थिंक कि आरक्षण को हटा देना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। मेरा काम है परिस्थितियों को पढ़ाना आपको। आपकी सोच या भूमिका को डेवलप करना मेरा जॉब नहीं है, वो आप खुद ही समझदार हो। आप खुद एक पार्टी चुन लोगे आने वाले समय में, इन फेवर ऑफ आरक्षण और अगेंस्ट द आरक्षण। वैसे मैं खुद भी आरक्षण के अगेंस्ट हूँ। जाति और धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मत है। पर मेरी मत को एक मर्यादा है।
जब तक समाज में जाति है, जब तक समाज में धर्म है, और जब तक समाज, धर्म और जाति का महत्व है, तब तक जाति पे आधारित आरक्षण भी रहना चाहिए। एक बार समाज पूरी तरह से धर्म, जाति इससे मुक्त हो जाएगा, तो फिर समाज पे आधारित और जाति पे आधारित आरक्षण की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एज लॉन्ग एज देयर इज अ जाति, जाति आधारित आरक्षण रहेगा। जब जातियां ही नहीं होगी और लोग अपने जाति के हिसाब से काम करना और सोचना बंद कर देंगे, तब जाति पे आधारित आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा मत है। तो आपको क्या लगता है, हमारे समाज से जाति पूरी तरह खत्म हो चुकी है कि अभी भी उसका बहुत बड़ा परिणाम है हमारे समाज पर? सर अभी भी परिणाम तो है, बिल्कुल सही है, अभी भी परिणाम है। और इस तरह हम्म। कुछ कुछ जगह से तो हटा सकते हैं ना हम लोग रिजर्वेशन, जैसे एजुकेशन में तो हटा ही सकते हैं। एजुकेशन में भी प्रॉब्लम है। अगर मैं बताता हूँ, एक स्कूल अगर किसी बड़े जाति वाली की है जहाँ पे 300 बच्चे पढ़ सकते हैं और वो अच्छी स्कूल है, और वहां पे कोई पिछड़ी जाति वाला अगर एडमिशन लेने आता है तो प्रायोरिटी उसी को देगा जो उच्च जाति वाले हैं। इससे इतना बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि वहां पर एलाइट क्लास या उच्च लोगों के बच्चे ही पढ़ेंगे और निचली जाति वालों को नहीं देंगे, एडमिशन ही नहीं देंगे। ये होता रहा है हमारे समाज में। इसीलिए तो ये सब लड़ाई लड़नी पड़ी थी समाज सुधारकों को। तो एग्जाम होती है कलेक्टर के पोस्ट के लिए, पुलिस की पोस्ट के लिए, बराबर है, जज की पोस्ट के लिए। वहां पे इनको आरक्षण या कुछ जातियों को आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि अगर ये आरक्षण नहीं रहता ना, एक भी कलेक्टर, पुलिस या ऑफिसर उनके इसमें से बनने ही नहीं देते लोग। नहीं, अब सुनो सुनो, कैपेबिलिटी पे भी चर्चा करते हैं, 2 मिनट लूंगा मैं सिर्फ। देखो भाई, आप कैसा पढ़ते हो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके आजू बाजू का वातावरण कैसा है। आप इसलिए अच्छा पढ़ रहे हो क्योंकि आपके माता पिता ने आपको अच्छा वातावरण दिया है, आपके पढ़ाई पे वो पैसा खर्च कर सकते हैं। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी सोसाइटी, समाज ही गरीब है, उनके पास साधनों की कमी है। आज एजुकेशन भी फ्री में नहीं होता, उसके लिए भी मनी चाहिए। और वो वातावरण, वो बैकग्राउंड, वो भी चीज तय करता है कि आप कितना पढ़ पाओगे। तो पिछली जाति वाले के लोगों में और एलाइट और डेवलप जाति वाले लोगों में फर्क है। उनकी बैकग्राउंड एक जैसी नहीं है। जो सुविधा, जो संस्कार, जो एटमॉस्फेयर पढ़ाई के लिए चाहिए, वो उनके समाज में मौजूद है। के चैलेंजेस अलग है, उनकी उनका जो सोच है वो अलग है। इसको बदलेंगे तो जरूर सुधार आएगा। तो आप सोचिए, आपको लगता है अभी एजुकेशन में से या जॉब में से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए आरक्षण या नहीं निकाल देना चाहिए? तो हमेशा ये सोचना कि आरक्षण लाना क्यों पड़ा था, तब आप शायद सही फैसला ले पाओगे कि इसको रखना चाहिए या हटाना चाहिए। आओ फिर चैप्टर पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा हमने? इंट्रोडक्शन में तो हमने यही पढ़ा कि कुछ लोगों का सोशल एक्सक्लूजन होना, ये गरीबी है। फिगर 8.1 gives an idea about the concept of poverty। अब देखो, जो घर पहले से ही गरीब है, पहले से ही गरीबी में है ना, या समाज का कुछ वर्ग पहले से ही गरीब है, अब इनकी तो बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं होती। यहाँ से आगे ये लोग किन किन चीजों पे खर्चा कर पाएंगे? एजुकेशन पे, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने पे। इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई है, आओ देखते हैं। पावर्टी इन इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। भारत में गरीबी कोई नई चीज नहीं है। हम बोलते थे भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, अब लोग बोलते हैं, हम मानते हैं, पर मेरे ख्याल से गरीबी बहुत पुराने जमाने से भारत में चली आ रही है। कृष्ण और सुदामा की कहानी आपने सुनी होगी। उस जमाने से गरीब लोग पाए जाते हैं और हर समाज में, हर देश में पाए जाते हैं। इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ रिसोर्सेस। ड्रेन मतलब हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेस है वो काम में नहीं आ रहे, या फिर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बाहर चला जा रहा है, फॉरेन चला जा रहा है। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री। अब काफी सारे लोग घर पे कुछ तो भी बना के बेच के पैसा कमाते थे, आजकल सब काम मशीन से होने लगे हैं, तो उनके पास काम नहीं रहा। ऑपरेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारे जो आर्थिक नीतियां है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो ऑपरेसिव है। सरकार भी काम ऐसा ही करती है कि जिसके पास पैसा पहले से ही है ना, उसका पैसा बहुत बढ़े, और जो गरीब है ना, उसको कोई विशेष फायदा ना मिले। चाहे वो मनमोहन सिंह हो, इंदिरा गांधी हो, मोदी जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, इनकी जो नीतियां होती है ऐसी होती है ऑपरेसिव। ऑपरेसिव मतलब क्या? उसका फायदा उसी को होता है जिसके पास पहले से बहुत पैसा है, और वो इतना अमीर बनते चला जाता है कि पूछो मत।
और गरीबों को उसका कोई खास फायदा होता नहीं। रिकरेंस ऑफ फेमिन्स एक्सेट्रा, फिर बीमारियां, कोरोना, ये सब चीजें आते रहती है। इससे अमीरों को नुकसान नहीं होता, जिसके पास पहले से ही 200 करोड़ रुपए है, अगर उसका बिजनेस फैक्ट्री कुछ दिन बंद रहा तो क्या फर्क पड़ेगा। पर जिसके पास 200 ही रुपए है, वो तो एक दिन में खा जाएगा, दूसरे दिन पेट में क्या डालेगा, तो उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती। were responsible for the mass poverty among the people during the British period। तो जब अंग्रेज हमारे देश पे राज करते थे, तो ये सब बीमारियों के, सॉरी, गरीबियों के कारण हुआ करते थे। बाद में अंग्रेज तो चले गए, फिर भारत सरकार, हमारी सरकार आ गई। एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी हैज बीन द टॉप एजेंडा ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। कोई भी सरकार आए, उनका टॉप एजेंडा क्या रहता है? गरीबी हटाओ। अब आप जाके देखो, दुबई में गरीबी बहुत कम है, वहां गरीब लोग बड़े मुश्किल से मिलेंगे आपको, भिखारी विकारी तो शायद ही मिलेंगे। है, यूके में जाओ, जर्मनी में जाओ, बहुत कम गरीब लोग हैं। कनाडा में जाओ, बहुत कम गरीब लोग हैं। यूएस में जाओगे, पॉपुलेशन यूएस की ज्यादा है, तो वहां अमीर गरीब बहुत मिलेंगे, पर अमीर ही ज्यादा मिलेंगे, गरीब बहुत कम मिलेंगे। पहले लोग वहां पे भी गरीब थे, पर वहां पे धीरे धीरे गरीबी दूर हुई। अपने भी देश की होगी, उसके लिए क्या करना चाहिए वही इस चैप्टर में दिया गया है या बताया गया है। Policy measures such as economic planning, economic reform, and anti-poverty programs such as गरीबी हटाओ have helped greater reduction of poverty। तो सरकार ने किया है, कुछ नीतियां बनाई, कुछ नियम भी बनाए, और कुछ पॉलिसी में चेंज किया, जिसकी वजह से हमने गरीबी हटाई भी है। पहले हमारा देश भयंकर गरीब हुआ करता था, जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे 1947 में। इतनी ज्यादा गरीबी, वो सब आंकड़े भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो गरीबी समस्या क्यों है और इसको दूर कैसे किया जाए, इसके लिए समझना पड़ेगा मीनिंग ऑफ गरीबी। जैसे आपने अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग समझा, जो आपके दिमाग में था अनएम्प्लॉयमेंट और जो एक्चुअली मीनिंग है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसमें फर्क है। तो गरीबी की भी डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे और समझेंगे गरीबी चीज क्या है। In the conventional sense, poverty refers to a situation in which major section of a people society are unable to fulfill even a basic needs of life such as food, clothing and shelter due to lack of sufficient income। तो गरीबी की डेफिनेशन बहुत आसान है। अगर अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी या मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वहां के लोग ऐसा जीवन जी रहे कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटी को, मतलब फूड, क्लोथ और शेल्टर को भी पूरा नहीं कर पाते, तो भी डेफिनेशन के हिसाब से वो लोग गरीब है, ऐसा हम मानते हैं कन्वेंशनल सेंस में। आगे क्या लिखा है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। पर ऐसा है ना, अगर आपको गरीबी को समझना है तो सिर्फ एक एंगल से देख के मत मत देखिए कि इसको खाने को अनाज नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है और रहने के लिए खुद का घर नहीं है, तो ये गरीब है। इसकी जो परिभाषा है ये मल्टी डायमेंशनल है। आपको 1D, 2D, 3D, 4D, 5D अलग अलग दिशाओं से देखना पड़ेगा, अलग अलग नजरिए से देखना पड़ेगा, अगर आप सच में समझना चाहते हो कि गरीबी क्या होती है और सच में ये समझना चाहते हो कि इसको दूर कैसे किया जाए। तो गरीबी 1D नहीं है कि खाना, रोटी, कपड़ा, मकान ना मिले तो वो गरीब है, ऐसा नहीं है। गरीबी का बहुत बड़ा मतलब है। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इन कन्वेंशनल सेंस वाज लिमिटेड ओनली टू द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। अभी तक तो लोग यही मानते थे कि अन्न, वस्त्र, निवारा, फूड, शेल्टर, क्लोथ की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हो तो आप गरीब हो। हाउएवर, इन मॉडर्न टाइम्स द स्कोप ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी हैज बीन एनलार्ज्ड। अब जिसके पास अन्न है, वस्त्र है, निवारा है, पर 4G मोबाइल नहीं है, तो वो भी गरीबी की डेफिनेशन में आना चाहिए। कि आप अगर महीने का 555 रुपए का रिचार्ज मार के एक स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो टेक्निकली आज के समाज के हिसाब से आप गरीब ही कहलाओगे। ऑफ लेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हैज इमर्ज। आप कितने भी अच्छे इंसान को देख ले, एक एंगल से अगर आपको लगेगा, एक डायमेंशन से लगेगा कि ये गरीब नहीं है, तो दूसरे एंगल से देखना आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये भी तो गरीब है। और कहीं ना कहीं आप खुद को भी देखोगे तो पता चलेगा यार, हम भी तो गरीब ही है। अब क्या दिखा है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेफर्स टू अ deprivation in terms of both material and non-material dimension. Material dimension related to the deprivation in terms of food, cloth, shelter, health, education, road connectivity, electricity, access to safe drinking water and sanitation facility.
द नॉन मटेरियल डायमेंशंस आर एसोसिएट विथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब ये बहुत ही जबरदस्त और कठिन शब्दों में इन्होंने लिखा है। गरीबी का मतलब क्या है? तो अगर आंखों से दिखने वाली चीज आपके बस की नहीं है, डिप्राइव करना मतलब दूर रखना, वंचित रखना। अगर आप वंचित हो, ऐसी चीजों जो आंखों से देखी जा सकती है, छुई जा सकती है, मटेरियल थिंग्स, जैसे अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं है तो आप गरीब हो, पर्याप्त मात्रा में पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो आप गरीब हो, रहने के लिए पूरे साथ जगह वाला घर नहीं है तो गरीब हो, अगर आप अपनी हेल्थ की सही केयर नहीं कर पाते, जरूरत है तैयार पैसा खर्च करने का, इलाज पेपर नहीं कर पा रहे तो आप गरीब हो, अगर आपको एजुकेशन अच्छा लेना है पर आप इतनी महंगी फीस और महंगा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, फिर कॉम्प्रोमाइज करके सस्ता एजुकेशन ले रहे जो आपको भी पता है कि अच्छा नहीं है तो आप गरीब हो, अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहां रोड रास्ते अच्छे नहीं है, खड्डे भरे रोड है, तो आप क्या हो, एक प्रकार से गरीब हो। आप मजबूरी में ऐसे एरिया में रहने के लिए मजबूर हो जहां अच्छे रास्ते भी नहीं है, कनेक्टिविटी तक नहीं है, कच्चे सड़कों पे से आपको आना जाना पड़ता है तो आप गरीब हो, क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हो वो समाज, वो सोसाइटी, वो जगह ही गरीबी से भरी हुई है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी आपको एक्सेस नहीं है, अगर आप बिजली का मीटर घर में अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप गरीब हो। इलेक्ट्रिसिटी कभी फूड शेल्टर क्लॉथ में नहीं था। एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर आप अपने लिए अच्छा स्वच्छ सुरक्षित पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो और मजबूरी में आपको कॉर्पोरेशन का गंदा पानी ही पीना पड़ रहा है तो आप गरीब हो। सैनिटेशन, आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां साफ सफाई नहीं है और साफ सफाई पूरे एरिया की करने के लिए खर्चा करने की आपकी सुविधा नहीं है तो भी आप गरीब हो, क्योंकि आपके आजू बाजू में एरिया गंदगी भरा है। तो मुझे बताइए, इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो एक, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको एक भी चीज लागू नहीं होती? कौन ऐसा व्यक्ति है अपनी क्लास में जो बोलेगा कि नहीं सर, इसमें से तो कोई भी चीज हमें लागू नहीं होती? बोलो ना। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से तो हम सब गरीबी की परिभाषा में आते ही हैं। हम यवतमाल में रहते हैं, यही इस चीज का कारण है कि हम गरीब हैं, क्योंकि हमारे आजू बाजू में अच्छी रोड नहीं है, गड्ढे भरे रोड है। इलेक्ट्रिसिटी पहले तो बहुत बुरी हालत थी, अब मिल रही है, तो खेड़े में जो लोग रहते हैं उनको बिजली नहीं मिलती, तो एक प्रकार से इन डायमेंशन से देखोगे तो हर व्यक्ति में आपको कौन नजर आएगा? गरीब नजर आएगा। हाँ, फिर जो व्यक्ति दुबई में रह रहा है, जिसके पास खुद का बहुत बड़ा बंगलो और बड़ा बिजनेस है, उसको कभी गड्ढे वाले रोड से गुजरना नहीं पड़ता, उसके घर की कभी बिजली जाती नहीं, उसको कभी साफ पानी नहीं मिला पीने को, ये प्रॉब्लम है नहीं, साफ सफाई एकदम उच्च दर्जे की है उसके आजू बाजू में, तो वो व्यक्ति अमीर है। तो गरीबी ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को पकड़ के आप देखो कि इसके जेब में पैसा है या नहीं, वो गरीब है या नहीं। आजकल गरीबी को हटाना है तो ऐसा देश और ऐसा समाज बनाना पड़ेगा जहां सबके पास खाना है, सबके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, सबके पास अपना घर है, सब लोग हेल्थ पे अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं, अच्छी सुविधाएं है, सब लोग अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं, सब लोग अच्छे रोड पे चल रहे हैं, सबके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है, सबके पास साफ सुरक्षित पीने का पानी है और सब लोग साफ सफाई स्वच्छ निर्मल वातावरण में रहते हैं जहाँ कचरा गंदगी सड़ा गला चीजों की बास नहीं आती, तो फिर आप गरीब नहीं हो। नॉन मटेरियल डायमेंशन रिलेटेड विद सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वो समाज हमेशा ये गरीब समाज होता है जहां समाज में डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जाता है पुरुष और स्त्री के बीच में, फलाना जाति का और ढिकाना जाति का, इस धर्म का और उस धर्म का। जब तक ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है तब तक वो समाज गरीब समाज ही कहलाएगा। मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस देश की बात कर रहा हूँ। तो एक देश, एक समाज, एक राष्ट्र, एक सिटी के तौर पे देखो तो हम यवतमाल वासी और भारतवासी आपको क्या नजर आते हैं? अमीर नजर आते हैं कि गरीब नजर आते हैं? बोलो, somebody should say something। लोग आपको अमीर नजर आते हैं, हमारा समाज एक अमीर समाज नजर आता है कि गरीब समाज? आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हम एक गरीब देश का, गरीब समाज का या गरीब अर्थव्यवस्था के नागरिक है? भाई हम गरीब ही है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप एक अमीर देश, एक अमीर समाज, एक अमीर सोसाइटी को देखोगे। तो जाइए कभी मौका मिले तो फ्लाइट की टिकट लेके दुबई, जर्मनी घूम के आइए, जाना है तो कनाडा जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, न्यूजीलैंड जाइए
और देखिए वहां पे लोगों का रहन सहन, उस देश की डेवलपमेंट, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के लोगों की लाइफस्टाइल, वहां के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख के आपको ये समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये अगर अच्छी जिंदगी है तो एज अ कंट्री तो हम बहुत ही गरीब है। जहां नजर घुमाओ अपने देश में वहां आपको गरीबी, कचरा, पट्टी, धूल, मिट्टी, खराब पानी, ये सब कुछ दिखेगा। और एक ऐसा देश भी दिखेगा आपको जहां पे ये समस्याएं है ही नहीं। तो आप देश और देश में जब तुलना करोगे कि अमीर देश और गरीब देश, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, हम मैक्रो, MACRO इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ एक व्यक्ति अमीर है या गरीब है और उसकी परिस्थिति को कैसे बदला जाए, इसकी चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी कि एक देश अमीर देश है या गरीब देश है, और उस गरीब देश को अमीर देश कैसे बनाया जाए, रिच कंट्री कैसे बनाई जाए, इसकी बात होती है। तो मुझे बताओ, भारत एक अमीर देश है या गरीब देश है? से समथिंग। भारत एक रिच सोसाइटी है कि एक पुअर सोसाइटी है? अरे मुंह से शब्द मिडल नहीं है बेटा, मिडल नहीं है, अपन गरीब ही है। गरीब क्यों है और मिडल क्यों मानते हो अपने आप को? मैं तुम्हारी और मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया एज अ कंट्री की बात कर रहा हूँ। हम मिडल है ही नहीं। उसके लिए तो बोल रहा हूँ, दुनिया जब तक देखोगे नहीं, जब तक यूके, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इन चीजों को खुद एक बार विजिट करके आओगे नहीं, तब तक ये चीज आपको समझ ही नहीं आएगी कि हम गरीब क्यों है। देखो अमीरी क्या होती है, तो समझ में आएगा कि भारत गरीब देश क्यों कहलाता है। और तब आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन यहाँ आकर बिजनेस करना नहीं चाहते। हर चीज को तभी समझ पाता है इंसान जब देखता है। हमने देखा ही नहीं, हमको लगता है कि भाई यही बेस्ट है। यवतमाल में मॉल खुल गया, डीमार्ट आ गया, तो यवतमाल का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। आप ये देखो कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है, तो आपको समझ में आएगा कि हम अभी भी कितने पीछे हैं और हमें और कितने डेवलपमेंट की जरूरत है। आओ यू शुड नो पढ़ते और आज का लेक्चर खत्म करते। तो बोलो, गरीबी 1D है कि मल्टी डायमेंशनल है? मल्टी डायमेंशनल है, कई एंगल से देखना होता है आपको। एक देश गरीब देश है या अमीर देश है, इस चीज को अगर देखना और समझना चाहते हो तो आओ फिर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला इनके लिखान के लिए। इन्होंने गरीबी क्या होती है ये भी लिखा, क्यों है ये भी लिखा, क्या करने से गरीबी दूर हो सकती है किसी देश की, इसके बारे में भी लिखा। और इनकी लिखी हुई बातों को दुनिया की कई सारे गवर्नमेंट, सरकारें पढ़ती है और इनकी कई बातों को अमल में लाती है। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं, पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अ लैक ऑफ मनी, इट इज नॉट हैविंग द कैपेसिटी टू रियलाइज वंस फुल पोटेंशियल एज अ ह्यूमन बीइंग। सिर्फ पैसा ना होना मतलब गरीबी नहीं है, अपनी क्षमता को पूरी तरह ना पहचान पाना भी गरीबी है। कैपेबिलिटीज रेफर टू द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। अगर आप एक ऐसे देश के नागरिक हो जहां लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम है, मतलब जो मर्जी वो बिजनेस वो कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। सोशल फ्रीडम है, समाज में आप पे कोई सामाजिक बंधन नहीं है, आपको जो ठीक लगे, जैसा लगे आप वैसा आचरण कीजिए। अगर आप छोटी जाति के हो, बड़ी जाति के लड़के के साथ शादी करना चाहते हो तो समाज में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप धर्म मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते, नास्तिक हो तो भी ठीक है, किसी ने आपको अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए। आपको समाज में अपना जीवन जीने की पूरी आजादी होनी चाहिए और आपको पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए कि ये सरकार मुझे पसंद नहीं तो मैं दूसरी सरकार चुनूंगा, वो पसंद नहीं तो मैं तीसरी सरकार चुनूंगा। ये फ्रीडम जिस देश में होता है, जहां पे लोग अपनी आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल क्षमता का पूरा उपयोग करते हैं, वो देश एक अमीर देश है। तो आप देखोगे ना, तो हमारे देश में लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है। कुछ बिजनेस ऐसे जो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है, उसको आप चाहो भी तो नहीं कर सकते। समाज में इतने ज्यादा नियम कानून और जटिलताएं भरी पड़ी है कि आपको सही ना भी लगे कोई प्रथा परंपरा, तो भी आपको वो माननी पड़ती है। यू नो फ्रीडम टू गो अगेंस्ट व्हाट इज बीन एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। और पॉलिटिकल फ्रीडम है क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है। पर अगर कल कोई ये बोल दे कि मैं इस देश का राजा हूं, जो मैं कहूंगा वही सही है,
तुम जनता कुछ काम की नहीं हो और मैं ही अगले 40 साल तक बना रहूंगा, तो आपका पॉलिटिकल फ्रीडम भी खत्म हो जाता है। और जिस देश में लोगों के पास आर्थिक, सामाजिक और राजकीय फ्रीडम या आजादी नहीं है, वो देश हमेशा ही एक गरीब देश माना जाएगा। किंग जोंग ली का नाम आपने सुना होगा, वो साउथ कोरिया का वो राजा था। उसने वहां के लोगों को कोई इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दिया, कोई सोशल फ्रीडम नहीं दिया, ना वहां के लोग चुनाव कर सकते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम भी नहीं है। तो अमर्त्य सेन की नजर में वो देश एक गरीब देश ही कहलाएगा। चाइना में भी चुनाव नहीं होते, वो ची जिनपिंग बन के बैठा है अपना प्रेसिडेंट, जिंदगी भर मरने तक वही रहेगा। वहां के लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं है, तो चाइना भी इकोनॉमिक्स के टर्म में एक गरीब देश ही है। लैक ऑफ सब्सटेंसिव फ्रीडम सच एज फ्रीडम टू सेटिस्फाई हंगर, हर किसी को आजादी होनी चाहिए कि वो अपने मर्जी का काम करके अपना पेट भर सकता है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, सिर्फ पेट भरने से नहीं होता है, अच्छा न्यूट्रिशियस और हेल्दी खाना उसको मिलना चाहिए। हेल्थ केयर, अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज होने की सुविधा उसके पास होनी चाहिए। एजुकेशन फैसिलिटी बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। डिनायल ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टी लीड टू द पॉवर्टी, और जहां ये सब चीजें नहीं मिलती लोगों को। अब हमारे यहाँ पे लोगों को गेहूं चावल तो 2 रुपए में मिलते हैं, पर क्या गेहूं चावल में न्यूट्रिशन होता है क्या? उसके साथ साथ कितनी चीजें ऐसी है जो उसको खाने के लिए मिलनी चाहिए। हेल्थ केयर की हमारी परिस्थिति क्या है, कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए, भगवान ना करे कभी आपको जाना पड़े वहां पे, बेड नहीं होते तो लोग नीचे चटाई डाल के सलाइन लेते हैं, लाइन लगा के बैठे रहते हैं, खौस खौस खाक खाक करते हुए। कितना भारी परिस्थिति है। एजुकेशन, कितना घटिया तरीके का एजुकेशन लोगों को मिलता है स्कूलिंग में या कॉलेजेस में। और ये अगर सबको अच्छा मिले तो आपको देखना चाहिए शारजा में जाके। शारजा में इतना जबरदस्त डेवलपमेंट है कि आप हैरान हो जाओगे। हर व्यक्ति सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करवा सकता है, सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके पढ़ सकता है, एक से एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बढ़िया से बढ़िया है। उनके पास पढ़ाने के लिए लोग नहीं तो बोलते भारत से आ जाओ, हम आपको सब कुछ देंगे। डॉक्टर हो, आ जाओ शारजा में, आ जाओ दुबई में, आ जाओ हॉस्पिटल डालो या हॉस्पिटल में जॉब कर लो, बहुत पैसा देंगे, बस हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हमारे लोगों को अच्छा हेल्थ फैसिलिटी दो। तो एज अ कंट्री हम हमारी गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं, ये हमारे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। नॉट एज अ पर्सन हम हमारी गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं। सो आज के लिए अपन इधर ही रुकते हैं, कल और कंटिन्यू करेंगे और टेक्स्ट प्लेन पढ़ेंगे और समझेंगे इस पूरे गरीबी के फेनोमेनॉन को। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, कल और मिलते हैं। आप भी पढ़िए घर पे बैठे बैठे और सोचिए, कल ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहूंगा मैं, कि ऐसा डिस्कशन हो कि मैं बोलूं कम और आप लोग बोलो ज्यादा, तो मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। और हमारा मकसद है हमारी देश को गरीब देश से अमीर देश कैसे बनाया जा सकता है। तो हम एक पर्सन की बात नहीं करेंगे, MICRO माइक्रो की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सी, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल फिर। बाय बाय। बाय।